हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुशील मिश्रा बिजनेस क्लास। चैप्टर नंबर थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर थर्ड है जो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। इससे पहले चैप्टर नंबर सेकंड हमने पढ़ा है 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान क्यों जरूरत हुई, वो चैप्टर वहां तक ही था। इससे बाद में हमने क्या क्या काम किए वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम 1950 से 1990 तक का पढ़ेंगे। बिल्कुल हाँ जी। इन 40 सालों में हमने क्या क्या चीजें अचीवमेंट करी। बिल्कुल हाँ जी। हम कैसे कैसे थे और कैसे हुए, ये चीज पढ़ेंगे। हमने पढ़ा भैया कि एग्रीकल्चर में हम क्या थे, हम डिक्लाइन थे। एग्रीकल्चर की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब थी हमारी। हम जब देश आजाद हुआ उसके बाद में भी एग्रीकल्चर हमारा बहुत बैकवर्ड था। हाँ, माना कि हम एग्रीकल्चर में 72% पॉपुलेशन इंगेज थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये जीडीपी को कहीं भी किसी भी तरीके से ग्रो नहीं कर रहा था। हम प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए थे, जीडीपी पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उस समय किसी भी तरीके से हमारे देश में इंडस्ट्री नहीं थी, या थी तो इक्की दुक्की थी। बिल्कुल हाँ। इसके कारण काफी लोग एग्रीकल्चर में ही लगे हुए थे, और एग्रीकल्चर में भी सब्सटेंस फार्मिंग ही कर पा रहे थे। मतलब उतना ही उगाते थे जितना कि उनका पेट भर जाए, खा पी लें बस, उससे ज्यादा नहीं कर पाते थे। इसी चीज को ठीक करने या इसी चीज को डेवलपमेंट करने के लिए हमने 5 ईयर प्लान में ही एग्रीकल्चर को इम्प्रूवमेंट किया था। बिल्कुल हाँ जी। वहीं पर हमने 2 रिफॉर्म किए थे, एक लैंड रिफॉर्म और दूसरा जो है वो टेक्निकल रिफॉर्म। बिल्कुल हाँ जी। आज उसी के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल हाँ जी। लेट बी स्टार्ट। एग्रीकल्चर, बिल्कुल हाँ जी। जैसे कि मैंने बताया 72% पॉपुलेशन इंगेज है, और वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए तो हिंदुस्तान में ही सबसे ज्यादा लोग बिल्कुल एग्रीकल्चर करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, एग्रीकल्चर में लिप्त हैं। उसी के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर को हमने 1950 से ही डेवलपमेंट करना शुरू करा, 1990 के बीच में। चलिए, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में हमने 2 रिफॉर्म करे, 2 सुधार करे। कौन कौन से बता दिए थे, दोबारा बता देता हूँ। पहला जो बिल्कुल रिफॉर्म किया एग्रीकल्चर में वो था आपका लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म का दूसरा नाम है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। बिल्कुल हाँ। और जो दूसरा सुधार करा वो है टेक्निकल रिफॉर्म। बिल्कुल हाँ जी। लैंड रिफॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी? लैंड रिफॉर्म की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उस समय में ब्रिटिशर जब थे तो उन्होंने जमीनें जो हैं वो कल्टीवेटर्स से लेकर जमींदारों को दे दी थी। पूरी तरह से जमीनों पर जो मालिकाना हक था वो जमींदार का था। भूमि का पर सिर्फ कल्टीवेटर्स क्या करते थे, मतलब टिलर्स क्या करते थे, उस पर जाकर कल्टीवेशन करते थे, और उस कल्टीवेशन के ऊपर भी उनका अधिकार था। किनका? जमींदार का। इनका नहीं था जो इस पर मेहनत करते थे। इसी चीज को भारत सरकार ने आजादी के बाद में सर्वप्रथम काम करना शुरू करा कि एग्रीकल्चर को अगर प्रमोट करना है, आगे बढ़ाना है, तो कुछ उसमें लगाना पड़ेगा। लगाने का मतलब है कि कुछ उसमें सुधार करना पड़ेगा जिससे कि कुछ आगे बढ़े। बिल्कुल हाँ। चलिए, लैंड रिफॉर्म या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। बिल्कुल हाँ जी। भूमि सुधार किया गया। कैसे कैसे? सबसे पहला जो काम दिया गया, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। बिल्कुल हाँ जी। जो बिचौलिए थे उनको हटा दो। बिचौलिए कौन थे? बिचौलिए थे भैया जमींदार। बिल्कुल हाँ। जमींदारी सिस्टम खत्म कर दो। जो उस पर काम कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, उन्हीं को ही वो जमीन अलॉट कर दो। बिल्कुल हाँ जी। कैसे? कि भैया ऑनरशिप शिफ्ट कर दो। किसे ऑनरशिप शिफ्ट कर दो? जमींदार टू टिलर्स। बिल्कुल हाँ जी। जमींदार से टिलर की ओर शिफ्ट कर दो ऑनर। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो जमींदार एबोलिशन कर रहे थे या जो लोग एबोलिशन कर रहे थे, उन्हें एक्सप्लोटेशन कर रहे थे, वो चीज बंद हो जाएगी, और जो कल्टीवेटर्स हैं वो आसानी से क्या कर सकेंगे? फूड ग्रेन ग्रो कर सकेंगे। बिल्कुल एग्रीकल्चर कर सकेंगे, कल्टीवेशन कर सकेंगे। इसके लिए भी सरकार ने जमींदारी सिस्टम को वही समाप्त कर दिया। इसके बाद में सेकंड जो काम करा, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग। सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग काफी बच्चों को समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इसी से रिलेटेड अगला पॉइंट है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। ये दोनों थोड़े से सेम लगते हैं,
लेकिन कहीं हद तक सेम है, दोनों अलग अलग है। समझिए कैसे। दूसरा पॉइंट है सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग में बोला कि भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैक्सिमम जमीनें, मैक्सिमम लैंड किसको दिए? उनको दिए जो कि जरूरी था, करने वाले लोग थे, जो एक परिवार के इंडिविजुअल थे या परिवार में थे, उनको सबसे ज्यादा दिया ताकि लैंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। ध्यान सुनिएगा, क्यों? क्योंकि लैंड, जमीन का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। ऐसा ना हो कि जमींदार और जमीन लेकर अमीर हो जाएं और जो फार्मर्स थे वो गरीब हो जाएं। इस चीज को हटाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जमींदारों से जमीन ले ली थी। उसके बाद में ये काम शुरू कर दिया क्या कि जो कल्टीवेशन करने वाले परिवार हैं, उनका परिवार बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग उनको जमीन दे दी गई कि भैया तुम्हारा परिवार बड़ा है, लो तुम ज्यादा जमीन रख लो, ठीक है। जो सिंगल रह रहे उनको भी कुछ ना कुछ जमीन दी गई ताकि वो भी कल्टीवेशन कर सकें, वो किसी का मुंह ना ताके, देखे नहीं कि वो कल्टीवेशन कर रहा है, कल्टीवेटर कर रहा है और आराम से बैठे हैं, ऐसा नहीं। इसीलिए गवर्नमेंट ने सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग करा कि भैया मैक्सिमम जमीनें मैक्सिमम फैमिली या इंडिविजुअल को ट्रांसफर कर दी। इसके बाद में तीसरा पॉइंट जो है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। बिल्कुल हाँ जी, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग में बोला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में या उसके बाद के समय में हमारी जमीन के टुकड़े एक ही व्यक्ति के हेयर एंड देयर पीसेस पड़े हुए थे, जिसके कारण कोई भी फार्मर बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से कल्टीवेटर नहीं करता था। क्यों? क्योंकि उनको करने में काफी कॉस्टली खर्चा होता था या मेहनत ज्यादा लगती थी या रखरखाव नहीं कर पा रहे थे। इसके कारण भी हम बेहतरीन तरीके से प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण हमारा प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों लो था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर फोकस करा कि भैया क्या करा, सिंपल तरीके में चकबंदी लेकर आ गई। चकबंदी क्या होती है? चकबंदी ये होती है कि एक ही व्यक्ति के जो जमीन के टुकड़े हैं इधर उधर पड़े हों, उसको इकट्ठा करेगा। फॉर एग्जाम्पल राम है, राम का कुछ जमीन का टुकड़ा यहाँ है, कुछ इधर है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, ए बी सी डी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा कि किसी भी एक जमीन के टुकड़े के पास में, बिल्कुल हाँ जी, उसी के पास में राम की और जमीन के टुकड़े लगा दिए, एक साथ कर दिए, जिससे क्या होगा, उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। ए बी सी और साथ में एक डी लगा दिया, जिससे उसकी जमीन का टुकड़ा क्या हो गया, एक बिग, बिल्कुल हाँ जी, स्मॉल पार्ट से बिग पार्ट में कन्वर्ट हो गया और वो आसानी से बहुत बेहतरीन तरीके से वन टाइम में और कुछ ही पैसे कॉस्ट खर्च करके अपनी पूरी जमीन को क्या कर सकेगा, कल्टीवेटर कर सकेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग लेकर आए। इसके बाद में जो फोर्थ पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट ये था कि भैया रेगुलेशन ऑफ रेंट। बिल्कुल हाँ जी, हमने पढ़ा है कि जमींदारी सिस्टम में जमींदार रिवेन्यू लिया करते थे हमारे टिलर से, हमारे कल्टीवेटर से, ताकि वो काम करें। जमींदारों को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था। इसी चीज को कंट्रोल, इसी चीज को खत्म करने के लिए ब्रिटिश और गवर्नमेंट ने रेगुलेशन ऑफ रेंट को समाप्त कर दिया कि अब किसी भी प्रकार से कोई भी रेंट आपको नहीं देना है, अब प्रॉपर जमीन आपकी हुई। हाँ, जब आप जमीन को खरीदोगे या बेचोगे उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा देना पड़ेगा आपको, उस समय के प्राइस के अकॉर्डिंग जो भी आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो, और बीच में आपको एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है, ये गवर्नमेंट ने कहा। इससे क्या हुआ, इससे बेनिफिट ये हुआ कि जो फार्मर थे अब उनके सिर से हेडेक हट गई कि हमें किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी लैंडलॉर्ड को, किसी भी मनी लेंडर्स को किसी भी प्रकार का कोई भी रेंट नहीं देना है। अब जितना भी कल्टीवेशन होगा, जितना भी पैदावार होगी, वो सारी की सारी मेरी खुद की होगी। ये फार्मर्स ने थिंक लगाई और प्रोडक्शन को बढ़ाने में कोशिश करी। इसके बाद में लास्ट पॉइंट जो दिया इंस्टीट्यूशनल या लैंड रिफॉर्म बाय द गवर्नमेंट के द्वारा, वो था कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग गवर्नमेंट ने बताया कि अब आप अपनी फसल के, क्रॉप्स के खुद मालिक हो। आप अपनी फसल से, क्रॉप से रिलेटेड बार्गेनिंग कर सकते हो, किसी भी दुकान पर जाकर, किसी भी जगह जाकर
किसी भी साहूकार को बेचते हुए आप उससे बात कर सकते हो, उससे बार्गेनिंग कर सकते हो अपने प्राइस से रिलेटेड। बिल्कुल हाँ जी। इसमें यह भी बोला कि अब आप माल को खरीदते समय, मतलब सीड्स खरीदते समय, या आपको अनदर कोई भी एसेट्स परचेज करनी है फार्मिंग से रिलेटेड, वो आप कम से कम कीमत पे खरीदें, और साथ में जब आपको अपनी फसल बेचनी हो तो ज्यादा से ज्यादा कीमत पर बेचने के लिए रखा गया, जिसमें कोऑपरेटिव फार्मिंग को बताया गया कि अब आप कोऑपरेटिव फार्मिंग के अकॉर्डिंग अपने क्रॉप्स को इजीली हैंडलिंग कर सकते हैं। ये तो था आपका लैंड रिफॉर्म या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। किसी भी देश में लैंड रिफॉर्म से ही प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती है। लैंड रिफॉर्म का मतलब सिर्फ और सिर्फ यह होता है कि जमीनें सुधार दी गई हैं, अब आप खेतीबाड़ी कर सकते हो, अब आप कल्टीवेशन कर सकते हो, अब आप कल्टीवेटर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अपने ही क्रॉप्स को ग्रो करना है, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ाना है, तो लैंड रिफॉर्म के साथ में आपको कुछ ना कुछ नया टेक्निकल लेकर आना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। बिल्कुल हाँ, ऐसे ही गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी रिफॉर्म लेकर आ गया तुरंत। फर्स्ट के बाद में सेकंड लेकर आ गए टेक्नोलॉजी रिफॉर्म। टेक्नोलॉजी रिफॉर्म को ही हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम भी दिया है, और उसी को हमने HYV का भी नाम दिया है। ग्रीन रिवॉल्यूशन, बिल्कुल हाँ जी, हरित क्रांति वही क्रांति है जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, वही चीज है, ध्यान से देखिएगा। टेक्निकल रिफॉर्म में बोला गया कि अब इजिली, बिल्कुल हाँ जी, इजिली आप अपने प्रोडक्शन को एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। बिल्कुल हाँ जी, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों को बढ़ाने के लिए टेक्निकल का होना जरूरी है किसी भी फील्ड में। तो एग्रीकल्चर में क्यों पीछे रह जाएं? एग्रीकल्चर में भी हम टेक्नोलॉजी लेकर आ गए, जिसे ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा गया, हरित क्रांति। अब सबसे पहला HYV की कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं बोर्ड पर, आप देख सकते हैं, ये 4 एलिमेंट है। HYV, हाई यील्ड वैरायटी, बिल्कुल हाँ जी। सबसे पहले हमने टेक्नोलॉजी जो एग्रीकल्चर में लगाई वो है यूज ऑफ हैवी सीड्स। बिल्कुल हाँ जी, हाई वैलिड वैरायटी सीड्स को हम लेकर आए। और ये सीड्स कौन कौन सी थी भैया? ये सीड्स आपकी गेहूं की थी, राइस की थी, बाजरा की थी, मक्का की थी, आपकी दालों की थी, एक्सेट्रा। इसके फायदा क्या हुआ? जो हमारा प्रोडक्टिविटी कम था, प्रोडक्शन कम था, जब हमने इसको यूटिलाइज करा, इसको प्रयोग करा, यूज करा, तो हमारा प्रोडक्शन और बढ़ना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा मेन काम ही यही था कि हम एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। इसके साथ में हम लेकर आए यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। बिल्कुल हाँ जी, आजादी के बाद में हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन कम था। कारण यह था कि हमारे यहाँ पर बेहतरीन खाद नहीं थी, खाद्य पदार्थ तो थे, खाद नहीं थी, जिससे कि हम प्रोडक्शन को बढ़ा सके। इसके लिए गवर्नमेंट ने केमिकल फर्टिलाइजर लेकर आए, बिल्कुल हाँ जी, यूरिया लेकर आए, जिससे कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, जो कि जमीन में मिलाकर जमीन की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है उसको इंक्रीमेंट किया। सॉरी। इसके बाद में गवर्नमेंट क्या लेकर है ग्रीन रिवॉल्यूशन में? इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। बिल्कुल हाँ जी, कीटनाशक दवाइयों का यूज करना शुरू कर दिया गया। सिंपल तरीके से समझिए, कीटनाशक दवाइयां मतलब जो उसमें कीड़े मकोड़े लग जाते थे या किसी प्रकार से खराब हो जाता था, उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमें दवाइयां प्रोवाइड करी गई, ताकि आपकी फसल किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से बर्बाद ना हो। जो छोटे मोटे कीड़े लगते हैं वो भी समाप्त हो जाएं। जिससे क्या होगा? जिससे आपकी फसल बेहतरीन ग्रो करेगी, बहुत अच्छी तरह से डेवलपमेंट होगा। लास्ट जो काम किया इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन में, वो है एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। बिल्कुल हाँ, हम सब जानते हैं कि आजादी से पहले और आजादी के बाद तक कुछ सालों तक हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। सबसे बड़ी वो थी इरिगेशन की फैसिलिटी, सिंचाई के साधन नहीं थे, सिंचाई बेहतरीन नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि हम उस समय सबसे ज्यादा रेनफॉल पर डिपेंड थे,
उसके बाद में अगर हम डिपेंड थे तो वो थी नदियां। नदियों से हम ज्यादा पानी एक साथ नहीं बल्क मिला सकते थे। इसके लिए ग्रीन रेगुलेशन में हमें इरिगेशन फैसिलिटीज पर पूरा फोकस किया गया। मतलब नदियों के साथ नहर बनाई गई, तालाब बनाए गए, पोखर बनाए गए, यहाँ तक कि ये भी सिस्टम सेट किया गया कि आसानी से आपको मोटर की सुविधाएं दी जाएं या आसानी से आपको बोरिंग करवा दी जाए ताकि पानी निकालकर इजिली आप अपने खेतों में यूटिलाइज कर सको। बिल्कुल हाँ जी, जैसे एक हेडपंप लगता है सेम उसी तरह मोटर का भी हेडपंप होता है जिसे बोरिंग कहते हैं फार्मर्स, वो लगाकर इजिली से क्या कर सकें, इरिगेशन कर सकें और हमेशा रेनफॉल पर डिपेंड ना रहें। क्यों? क्योंकि रेनफॉल कई बार बहुत ज्यादा आ जाती थी और कई बार होती ही नहीं थी, जिसके कारण उनके जो क्रॉप थे वो खराब हो जाते थे। और मेन बात पते की बात यह है कि ये जो हैवी सीड्स हैं, हैवी वेराइटीज हैं, हैवी केमिकल है या एंटीसाइड या पेस्टिसाइड है, इन सब में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि किसी भी फसल को बढ़ने के लिए उसकी पानी की मात्रा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेम टू सेम इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इरिगेशन की फैसिलिटीज पर ज्यादा फोकस किया। बिल्कुल हाँ जी, आजादी के समय में नियरली 17% इरिगेशन फैसिलिटीज थी, 17%। उसके बाद में जब हमने प्लान अडॉप्ट करा, 5 ईयर प्लान जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, अडॉप्ट करा, तो उसके बाद में हम अबाउट ऑफ 45 to 50% तक पहुंच चुके थे और धीरे धीरे हम आज भी डेवलप ही हो रहे हैं। ये तो थी आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड लैंड रिफॉर्म एंड टेक्निकल रिफॉर्म के बारे में। आगे के टॉपिक में हम पढ़ेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से क्या गुड रहा है, क्या अच्छा रहा है और क्या बुरा रहा है। लेकिन अभी जो मैंने आपको कराया लैंड रिफॉर्म एंड टेक्निकल रिफॉर्म, आई होप सबको समझ में आया हो, और समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।